चलिए क्लास, आई होप सभी ने आप प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो आगे का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले यूनिफिकेशन ऑफ इटली का फर्स्ट पार्ट देखकर आइए जो मैंने प्रीवियस डे अपलोड किया था। उसके बाद ही आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला है। उसमें फिजिकल फीचर ऑफ इटली पूरा डिस्कस किया है कि इटली कैसा था और कैसा बना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर आप सभी ने देख लिया है तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली आगे स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने देख लिया उनके लिए तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिकैप। हमने ये मैप दिखाया था, आपको याद है कि पुराना इटली किस तरह से था, कितने पार्ट्स। मैंने सभी से क्वेश्चन पूछा था कि इटली कितने पार्ट्स में टोटल बटा हुआ था, तो किसी ने भी मुझे आंसर नहीं किया है कि मतलब क्या आप लोगों को आया नहीं है, आप लोगों ने काउंट नहीं किया बेटा। तो सभी लोग काउंट करिए कि इटली कितने पार्ट्स में, कितने स्टेट्स हैं। देखिए, पीडमोंट, सार्डिनिया, लोम्बार्डी, वेनेजिया, पार्मा, मेडोना, टस्कनी, पैपल स्टेट, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। तो टोटल कितने हुए बेटा, ये आप लोग खुद बताइए मुझे, आज जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कार्बोनरी सोसाइटी के बारे में बता दिया था कि एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो बनी थी 1800 के अप्रॉक्स में, और इसका मेंबर जोसेफ मजीनी बना था। कार्बोनरी सोसाइटी का एम क्या था, सिर्फ और सिर्फ इतना कि फॉरेन पावर्स को हटा दिया जाए, लोकल रूलर्स को लगा दिया जाए। मतलब इटली के ऊपर कौन रूल करे, लोकल रूलर्स रूल करे, ठीक है। अब इटली के यूनिफिकेशन की कहानी स्टार्ट होती है सबसे पहले हीरो से। ये देख रहे हैं सामने आप, ये हैं आपके जोसेफ मजीनी या गुसेप्पी मजीनी, याद रखिएगा। ये याद है, कार्बोनेट सीक्रेट सोसाइटी के जो मेंबर थे वो यही भाई साहब है। इनको एक टाइटल दिया जाता है, सोल ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। इनको क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है इटली की। मतलब क्या है इसका कि इन्होंने ही बेटा लोगों के मन में विचार डाला कि इटली को यूनिफाई होना चाहिए, फॉरेन पावर्स हटाई जानी चाहिए, प्लस रिपब्लिकन गवर्नमेंट स्टेबल की जानी चाहिए। ये सोल ऑफ इटली इसीलिए कहे जाते हैं, याद रखिएगा, इटली की आत्मा। इनको एक टाइटल दिया जाता है। चलिए इनके बारे में जानते हैं, मजीनी के बारे में। तो ये इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, ठीक है, इटली का ही रिवोल्यूशनरी थे। जिनेवा में इनका जन्म हुआ था 1807 में, और ये सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे, पहले ही बता चुके हैं हम, कार्बोनरी के, ठीक है। ये कौन थे, ये पैट्रियट थे, मतलब देशभक्त थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और राइटर भी थे, ठीक है। याद रखना, ये उन तीन रिवोल्यूशनरीज में से एक आते हैं जिन्होंने इटालियन यूनिफिकेशन में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है। उनमें से एक ये हैं जोसेफ मजीनी सबसे पहले। अब ये ध्यान रखिएगा, 24 की एज में जब इन्होंने एक लिंगुएरा नाम की जगह थी इटली में, ठीक है, उस लिंगुएरा में रिवोल्ट करा दिया, रिवोल्यूशन करा दिया वहां के राजा के खिलाफ, और फाइनली वहां पे रिपब्लिकन गवर्नमेंट स्टेबल कर दी। पर एक ही हफ्ते वो सरकार चल पाई, उसके बाद वो सरकार गिर गई, ठीक है। और उसी के बाद क्या किया गया, वहां की जो गवर्नमेंट थी, जब गिर गई सरकार तो इन्होंने रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनाई थी जो एक हफ्ते जो चलाई। उसके बाद मोनार्क्स जो अगल बगल के थे, राजा महाराजा, उन्होंने सेना भेजकर इस पूरे रिवोल्यूशन को दबा दिया, और फाइनली मजीनी को 1831 में इटली छोड़कर भागना पड़ा या बाहर चला गया। सेंट इनटू एक्साइल मतलब बाहर निकल जाना, देश से बाहर निकाल दिया गया या निकल गया कह सकते हैं। तो लिंगुएरा की रिवोल्ट के बाद 1831 में जब बाहर निकला तो उसने बाहर जाकर दो पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म की या सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की। जैसे कार्बोनेरी थी सीक्रेट सोसाइटी, वैसे इसने दो सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की। एक यंग इटली, कहां पे, मर्सेलेस में। कहां पे बेटा, यंग इटली, मर्सेलेस। अब सवाल ये है कि मर्सेलेस कहां पे है, तो मर्सेलेस याद रखिएगा फ्रांस में है। कहां पे है बेटा, तो फ्रांस फ्रांस में एक जगह है, वहीं पे है मर्सेलेस, फ्रांस का एक शहर है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी सीक्रेट सोसाइटी, ये याद रखिएगा 1931 में बनाई थी इसने, 1931 में बनाई थी 1931 में। और उसके बाद अगली पॉलिटिकल पार्टी जो यह सीक्रेट सोसाइटी बनाई उसका नाम था यंग यूरोप। क्या नाम था, यंग यूरोप। यंग यूरोप कहां पे बनाई थी, बर्न में। कहां पे, बर्न में। अब सवाल है कि बर्न कहां पे है, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में है। कहां पे है, स्विट्जरलैंड। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बोर्ड में, याद रखिएगा कि जोसेफ मजीनी की या गुसेप्पे मजीनी की पॉलिटिकल पार्टीज का नाम बताइए, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज उसने बनाई थी या सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की थी, इसके बारे में आप बताइए जोसेफ मजीनी के। बात समझे कि नहीं आप, तो इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा कि जो है
ये गुज़प्पे मजीनी ने जो सीक्रेट सोसाइटी कौन सी फॉर्म की थी, तो एक यंग इटली थी और दूसरी यंग यूरोप थी, ध्यान रखिएगा। और याद रखना ये यूथ को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था इसने नेशनलिस्ट आइडियाज से, नेशनलिज्म के फीलिंग से, रिपब्लिकन गवर्नमेंट टाइप के आइडियोलॉजी से, ध्यान रखिएगा। इसी का चेला बना था, याद रखिएगा कौन, आगे एक आएगा गैरिबाल्डी नाम का व्यक्ति, तो इसी का चेला था, ध्यान रखना। इसी ये मतलब गैरिबाल्डी इसी का फॉलोअर था एक तरीके से, ठीक है। अब उसका मानना क्या था ये देखिए, उसका बिलीव या आइडियोलॉजी क्या थी, तो देखिए उसका मानना था कि नेशंस वर द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड मतलब जो देश होते हैं वो कहीं ना कहीं मानवता के या मतलब मानवता की एक प्राकृतिक इकाई है, ठीक है। क्या मानता था वो, देश जो है मानवता की प्राकृतिक इकाई है। देश को किसके आधार पर बनना चाहिए, लोगों के आधार पर बनना चाहिए, लोगों के द्वारा बनना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए देश होना चाहिए, ठीक है। और सरकारें जो वहां की बने वो लोगों के द्वारा चुनी जाए, ऐसा मानना था किसका, गुज़िप मजीनी का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसीलिए वो चाहता था कि इटली को जो है सिंगल एक यूनिफाइड रिपब्लिक गवर्नमेंट बनना चाहिए। देखिए गुज़िप मजीनी को लेकर ड्यूक मेटरनिक का एक स्टेटमेंट है। ड्यूक मेटरनिक गुज़िप मजीनी को जो है सबसे डेंजरस एनिमी समझता था, सबसे खतरनाक आदमी समझता था मोनार्कियल सिस्टम का। लिखा है ना, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर, मतलब क्या है इसका कि जो उस समय का सोशल ऑर्डर था, तो उस समय का सोशल ऑर्डर क्या था, मोनार्की गवर्नमेंट थी, तो उसका सबसे डेंजरस आदमी कौन है, ड्यूक मेटरनिक, ये ध्यान रखिएगा। ड्यूक मेटरनिक कौन था, याद है, ऑस्ट्रियन चांसलर, 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना मैंने पढ़ाया था, या कांग्रेस ऑफ वियना, याद है सभी को, ठीक है। तो उसी ने मजीनी के बारे में डिस्क्राइब किया है कि मजीनी सोसाइटी का सबसे खतरनाक प्राणी है। क्यों 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 कह रहा है ऐसा उसने, क्योंकि बेटा देखिए वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का विरोधी था, कौन, मजीनी, और रिपब्लिकन गवर्नमेंट चाहता था। तो ड्यूक मेटरनिक के भी तो राजा परिवार के थे, तो ड्यूक मेटरनिक डरते थे कि राजशाही खत्म ना हो जाए इसके आइडियोलॉजी से, इसीलिए उसने कहा था कि ये सबसे खतरनाक आदमी है। गुज़िप मजीनी ने बहुत से तरीकों से अपने आइडियोलॉजीज को स्प्रेड किया था, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, बुक्स वगैरह पब्लिश की, जिससे लोगों को अवेयर किया, ठीक है। तो ओवरऑल इसने सिर्फ बैकग्राउंड बना के तैयार कर दिया, एक रेवोल्यूशन भी करने की कोशिश की लिंगुएरा में, रिपब्लिकन गवर्नमेंट स्टेबल भी की, लेकिन 7 दिन ही चल पाई, उसके बाद मोनार्क ने वो गवर्नमेंट पूरी तरह से खत्म कर दी। तो कहीं ना कहीं गुज़िप मजीनी ने इटालियन यूनिफिकेशन की स्टार्टिंग कर दी है, फॉरेन पावर्स को हटाने का एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप इतनी बातें आप सबको समझ में आ गई होंगी। याद रखिएगा इससे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड के रिस्पेक्ट से। एक तो पहला ये कि गुज़िप मजीनी की 2 जो सीक्रेट सोसाइटीज थी उनका नाम बताइए, दूसरा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गुज़िप मजीनी। एनसीईआरटी का भी ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब अगले पे आते हैं। ये भाई साहब देखिए इन महान भाव को गोल मटोल चेहरे के साथ जो है, ये याद रखिएगा इनको ब्रेन ऑफ द इटली कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, ब्रेन ऑफ द इटली, मतलब इटली की यूनिफिकेशन में अगर किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा रोल है तो वो इन्हीं भाई साहब का है, ध्यान से देख लीजिए। इन्हीं के बारे में आगे चलकर डिस्क्राइब करते हैं। तो कौन है ये, चलिए देखते हैं इनका नाम। तो याद रखिएगा इनका नाम था काउंट कैमिलियो डी कैवूर, छोटा सा नाम है ना बेटा, काउंट कैमिलियो डी कैवूर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भाई साहब थे, इन्होंने ही इटली की यूनिफिकेशन में अपना सबसे बड़ा रोल प्ले किया। ब्रेन ऑफ द इटली कहा गया है, तो सारा दिमाग लगाने का, यूनिफाइड करने के पीछे इन्हीं भाई साहब का हाथ था। तो पहले जान लेते हैं काउंट कैमिलियो डी कैवूर था कौन। तो याद रखिएगा ये चीफ मिनिस्टर था, कौन था ये, सीएम था, किसका, पीडमोंट सार्डिनिया किंग का। और उस समय पीडमोंट सार्डिनिया किंगडम जो था उसका राजा कौन था, तो विक्टर इमैनुअल सेकंड था। कौन था, विक्टर इमैनुअल सेकंड, ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था पीडमोंट सार्डिनियन एम्पायर कहां पे था, यही एकमात्र ओरिजिनल इटालियन किंग था, मतलब इनहेबिटेंट्स में, ठीक है। तो एक बार आप फिर से मैप देख लीजिए ध्यान से, जल्दी आ जा, हाँ ये रहा। तो यहां पे ध्यान से देखिए, ये देखिए ये यहाँ पे पीडमोंट लिखा है कि नहीं लिखा है, और ये सार्डिनिया है। तो इसी इतने का राजा था विक्टर इमैनुअल सेकंड, याद रखिएगा, पीडमोंट सार्डिनिया का। ये बीच वाला आइलैंड छोड़ दीजिएगा, कोर्सिको आइलैंड था ये, ठीक है, ये फ्रांस का है। इसको छोड़कर बाकी ये ऊपर और नीचे जो 2 पार्ट हैं पीडमोंट सार्डिनिया, इसी का राजा था कौन, विक्टर इमैनुअल
सेकंड, ध्यान रखिएगा। इतनी बातें सभी को समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए याद रखिएगा, ये एक इटालियन आदमी था, ठीक है, और इसी ने रिवॉल्यूशन को लीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जब विक्टर इमैनुअल सेकंड आए, गद्दी पर बैठे, तो जर्मनी का यूनिफिकेशन देखा उन्होंने, तो उन्होंने इसे कैवूर को कहा कि भैया आप इटली को यूनिफाई करके दीजिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कैवूर की आइडियोलॉजी पूछी जाती है तो ना ही वो रिवोल्यूशनरी था और ना डेमोक्रेट था, मतलब रिपब्लिकन आइडियोलॉजी का व्यक्ति नहीं था। आखिर मोनार्क के साथ है तो किस टाइप का होगा? कंजर्वेटिव विचारधारा का है। कौन सा बेटा? कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी का है, ठीक है। तो याद रखिएगा, रिवोल्यूशनरी और डेमोक्रेट कैटेगरी में नहीं आता। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं चाहता था, कोई रिवोल्यूशनरी नहीं है ये, फिर भी इसने इटली को यूनिफाई किया। तो उसने क्या किया? पहले तो अपने जो किंगडम था पीडमोंट सार्डिनिया, उसको स्ट्रेंथ करने के लिए काफी सारे रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए, जैसे टैक्सेशन का रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, करेंसी को स्टेबलाइज कर दिया उसने, और रेलवेज और नेटवर्क वगैरह को बहुत बढ़िया इंप्रूव किया उसने। तो ये सारे कुछ रिफॉर्म्स किए उसने पीडमोंट सार्डिनियन एम्पायर में। अब देखिए, काउंट कैमिलियो डी कैवूर की पहली जीत होती है 1853 में। पहला यूनिफिकेशन का स्टेप चलता है 1853 में। 1853 में वर्ल्ड लेवल पे एक इंसिडेंस हो रहा होता है जिसका नाम होता है क्रीमियन वॉर। क्या नाम होता है बेटा? क्रीमियन वॉर, याद रखिएगा। 1853 में क्रीमियन वॉर हो रही होती है। इसी क्रीमियन वॉर में कौन लड़ रहा होता है? फ्रांस और ब्रिटिश लड़ रहे होते हैं। किसके खिलाफ? तो रशिया के खिलाफ। याद रखिए, किसके अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं? तो रशिया के अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं। ये कौन? फ्रांस और ब्रिटेन वाले, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस और ब्रिटेन वाले रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, और यहीं पे पीडमोंट सार्डिनिया के कैवूर ने विक्टर इमैनुअल सेकंड से कहा कि आप भी अपनी आर्मी भेज दीजिए। कहां पे? क्रीमियन वॉर में। पहले तो विक्टर इमैनुअल सेकंड ने मना किया कि नहीं, हम अपनी आर्मी क्रीमियन वॉर में नहीं भेजेंगे, क्योंकि ना फ्रेंच हमारे दोस्त हैं, ना ब्रिटिश हमारे दोस्त हैं, और ना ही रशिया हमारा दोस्त है। तो कैवूर ने समझाया, और उसके बाद फाइनली विक्टर इमैनुअल सेकंड राजी हो गए, और उन्होंने क्रीमियन वॉर में फ्रांस और ब्रिटिश के सपोर्ट में आर्मी भेज दी। किसके? फ्रांस और ब्रिटेन के सपोर्ट में आर्मी भेज दी, ठीक है, याद रखिएगा। तो फ्रांस एंड ब्रिटेन के सपोर्ट में आर्मी भेजी, रशिया के खिलाफ भेजी, याद रखिएगा। तो यहां पे जो पीडमोंट सार्डिनिया हो गए, अब कितने लोग हो गए? पीडमोंट सार्डिनिया हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया। किसमें? क्रीमियन वॉर में। किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ। और फाइनली यहां पे फ्रांस, ब्रिटेन और पीडमोंट सार्डिनिया का जो अलायंस था वो जीत जाता है, और रशिया हार जाता है क्रीमियन वॉर, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद अब वहां पे आप याद रखिएगा, पुराने समय में जब भी कोई वॉर खत्म होती थी तो हमेशा क्या होती थी? ट्रीटी होती थी। क्या होती थी बेटा? ट्रीटी। तो एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ वेनिस नाम की एक जगह पे था। वेनिस सिटी है, सॉरी नाम गलत ले रहे हैं। एक ट्रीटी हुई, अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि यूरोप में एक जगह पे ट्रीटी हुई जहां पे फ्रांस, ब्रिटेन और पीडमोंट सार्डिनिया के किंग को भी बुलाया गया, ठीक है। पीडमोंट सार्डिनिया का किंग कौन था? विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो इन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को भेज दिया, किसको? कैवूर को। तो उस ट्रीटी में कैवूर गया, तो वहां पे उसने, कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि इतना जबरदस्त इसने इतनी अच्छी स्पीच दी कि फ्रांस और ब्रिटेन के राजा काफी ज्यादा प्रभावित हुए इससे। और फाइनली फ्रांस का उस समय किंग कौन था? तो याद रखिएगा, नेपोलियन थर्ड। याद है? पीछे नेपोलियन थर्ड के बारे में पढ़ा था आपने। पेरिस रिवोल्ट के बाद जो प्रेसिडेंट बना था, नेपोलियन थर्ड ही तो था। तो नेपोलियन थर्ड ने यहां तक प्रॉमिस कर दिया कि भैया आपको जितनी मदद चाहिए फ्रांस की तरफ से आपको मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा, कैवूर की इतनी अच्छी डिप्लोमेटिक स्पीच थी जिससे कि फ्रांस ने वादा कर लिया इससे। तो याद रखिएगा, फ्रांस की हेल्प से अब जैसे ही वहां से वॉर खत्म हो गई, ट्रीटी खत्म हो गई, कैवूर वापस आता है और उसने सबसे पहले ऑस्ट्रिया से अपने रीजन छुड़ाने शुरू किए, और 1859 में ऑस्ट्रिया वाले रीजन पे अटैक करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले देखिए कहां पे अटैक इसने किया था। तो ध्यान से देखिए, मैप पे आ जाइए, इटली वाले। ये देखिए, तो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं लंबॉर्डी है, दिख रहा है लंबॉर्डी, सॉरी एक मिनट, ये रीजन देखिए ध्यान से, ये लंबॉर्डी दिख रहा है सभी को? नहीं, लंबॉर्डी, इसी पे सबसे पहला अटैक किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे जैसे ही अटैक किया, ऑस्ट्रिया ने तुरंत मदद मांगी फ्रांस से कि भाई आप पीछे से परेशान करो इसको, पीडमोंट सार्डिनिया के राजा को, ताकि हमें ऊपर जो अटैक कर रखा है वो रीजन छोड़ दे।
लंबार्डी वाला रीजन छोड़कर आपसे लड़ने में व्यस्त हो जाए, मतलब उधर चला जाए अपने सिक्योरिटी के पर्पज से। लेकिन फ्रांस ने मना कर दिया। फ्रांस ने क्योंकि पहले ही वादा कर लिया था पीडमोंट सार्डिनिया के कैवूर से कि भैया हम आपकी मदद करेंगे ना कि किसी और की। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया की मदद फ्रांस ने नहीं की और फाइनली पीडमोंट सार्डिनिया ने लंबार्डी में ऑस्ट्रिया को हरा दिया और लंबार्डी रीजन जीत लिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1859 में पहली जीत हुई, अब इतना पार्ट सबमर्ज कर लिया उसने। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखिए। अब 1859 में लंबार्डी जीतने के बाद याद रखिएगा, उसके बाद उसने क्या किया, जो ऑस्ट्रिया था उसने कहा कि भाई लड़ते वड़ते नहीं है, एक काम करते हैं, चलो प्लेबिसाइड करा लिया जाए। अब ये बताइए आप लोग, प्लेबिसाइड क्या होता है? जितने लोगों को प्लेबिसाइड की मीनिंग पता है वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे बताएंगे कि प्लेबिसाइड की मीनिंग होती क्या है। ठीक है, कि चलिए प्लेबिसाइड करा लेते हैं। अगर जनता कहती है कि हमें जो है ऑस्ट्रिया के साथ रहना है तो हमारे साथ रहेगी, अगर जनता कहती है नहीं हमें पीडमोंट सार्डिनिया के साथ जाना है तो वो जो जितनी जगह है ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में वो सारी किसको दे दी जाएगी? पीडमोंट सार्डिनिया को। और फाइनली वहां पे प्लेबिसाइड कराया था। अब याद हो तो मजीनी ने पहले ही लोगों के दिमाग में ये आइडियोलॉजी डेवलप कर दी थी कि भैया आप इटालियन हो, आपको इटली के किंग का सपोर्ट करना चाहिए, किसी और का नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो इस आइडियोलॉजी ने यहां पे काम किया और फाइनली बाकी बचे जितने ऑस्ट्रिया के रीजन थे, जरा मैप पे एक बार फिर से देख लीजिए, बाकी कितने बचे हुए रीजन थे ऑस्ट्रिया के, तो वो सारे के सारे प्लेबिसाइड के द्वारा मर्ज कर लिए गए किसमें? पीडमोंट सार्डिनिया में। ये देख रहे हैं, टस्कनी है, पार्मा है, मेडोना है, वेनेजिया है, ये सब जगह पे प्लेबिसाइड हुआ और फाइनली इन लोगों ने कहा कि भैया हमें जाना है पीडमोंट सार्डिनिया के साथ, हम ऑस्ट्रिया के अंडर नहीं रहना चाहते। और फाइनली इस तरह से ऊपर वाला पोर्शन पूरा कैवूर ने डिप्लोमेटिसिटी के साथ में अपने अंडर कर लिया। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं बेटा। उसके बाद अब नीचे वाले रीजन की बारी थी। अभी बीच वाले रीजन पे नहीं अटैक करेंगे क्योंकि फ्रांस का है भाई, पैपल स्टेट है, तो फ्रांस पैपल स्टेट पे अटैक नहीं करेंगे क्योंकि फ्रांस किससे अभी तो दोस्ती हुई है, और अगर पैपल स्टेट पे अटैक कर देंगे तो फ्रांस से दुश्मनी नहीं हो जाएगी। ये वाला रीजन है ना बेटा, पैपल स्टेट दिख रहा है आप सबको? क्यों नहीं? ये ध्यान से देखिए, ये वाला पैपल स्टेट है कि नहीं है? तो अगर इस रीजन पे अटैक कर देंगे तो फिर जो है फ्रांस फिर से नाराज नहीं हो जाएगा, तो इसलिए फ्रांस को ना नाराज करने के लिए इन्होंने पैपल स्टेट पे अटैक नहीं किया। अब देख रहे हैं नीचे वाले रीजन की बारी आती है जिसका नाम था क्या? किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। क्या नाम था बेटा इसका? किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ध्यान रखिएगा। और इसे एक और नाम से जानते थे जिसका नाम था नेपल स्टेट। क्या कहते थे? नेपल स्टेट। जैसे ऊपर वाले को पैपल स्टेट, वैसे इसको क्या कहते थे? नेपल स्टेट, ध्यान रखिएगा। तो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज क्यों कहते थे बेटा? क्योंकि यहां देखिए दो है पार्ट है, एक ये आइलैंड देखिए, ये छोटा सा पार्ट है और एक इधर वाला पार्ट है, तो टोटल दो पार्ट से मिलकर ये बना था किंगडम। और यहां पे कौन रूल कर रहा था? तो स्पेन की बर्बन डायनेस्टी रूल कर रही थी। कौन सी बेटा? स्पेन की बर्बन डायनेस्टी, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे स्पेनिश रूलर के कंट्रोल में ये पूरा रीजन था, तो ये भी फॉरेन पावर के कंट्रोल में तो है बेटा। ठीक है, कोई इटालियन राजा थोड़ी ना है या पीडमोंट सार्डिनिया का राजा थोड़ी ना है। तो यहां के लिए अब इस रीजन को जीतना है। अगर इस रीजन पे भी अटैक करेगा कैवूर तो फिर से कौन नाराज हो जाएगा? फ्रांस। क्यों? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्पेनिश रीजन का, स्पेनिश किंग की टेरिटरी है तो स्पेन नाराज होगा, फ्रांस क्यों नाराज होगा? क्योंकि फ्रांस और स्पेन दोनों जगह पे बर्बन डायनेस्टी ही तो हुआ करती थी, दोनों एक दूसरे क्या थे? रिलेटिव थे ना बेटा। तो याद रखना, ये दोनों जब रिलेटिव हैं तो कोई किसी भी रिश्तेदार के ऊपर अटैक हो तो दूसरा रिश्तेदार नाराज तो होगा ही। ठीक है, तो अपनी दोस्ती बचाए रखने के लिए फ्रांस से इसने, कैवूर ने एक डिप्लोमेटिसिटी खेली और उसने बुलाया गैरिबाल्डी को। किसको बुलाया बेटा? गैरिबाल्डी को, ध्यान रखिएगा। गैरिबाल्डी के बारे में अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन पूरा आगे की स्लाइड्स में आपको मिलेगा। ठीक है, उसने बुलाया गैरिबाल्डी को और गैरिबाल्डी के जो फॉलोअर्स थे उन्हें रेड शर्ट्स एंड हीरोज कहा जाता था। क्या कहते थे? रेड शर्ट्स एंड हीरोज। गैरिबाल्डी के पास बहुत बड़ी वॉलंटियर्स की सेना थी, ध्यान रखिएगा। और गैरिबाल्डी किसका फॉलोअर था? याद हो तो आप सभी को, मजीनी का फॉलोअर था। गैरिबाल्डी किसका फॉलोअर था? मजीनी का। मजीनी की आइडियोलॉजी पे चलता था गैरिबाल्डी। तो गैरिबाल्डी को बुलाया किसने? कैवूर ने। क्यों? अब देखो कैवूर किस टाइप के विचारधारा का है, तो याद रखिएगा कैवूर मोनार्क कैटेगरी का है। कैवूर किस कैटेगरी का है? मोनार्क। ठीक है,
अब गैरिबाल्डी को किस कैटेगरी में रखोगे आप? तो गैरिबाल्डी रिवोल्यूशनरी है, रिपब्लिकन टाइप का है। किस टाइप का है? रिपब्लिकन। गैरिबाल्डी क्या राजा का शासन चाहता है? नहीं चाहता है, ध्यान रखिएगा। तो कैवूर मोनार्क है, गैरिबाल्डी रिपब्लिकन है। तो कोई सोच पाएगा कि इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाएगी? बिल्कुल नहीं सोच सकता, क्योंकि एक मोनार्कियल, दो डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग हैं ये बेटा। तो ये दोनों डिफरेंट आइडियोलॉजीज कभी एक तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो यही सोचकर फाइनली कैवूर ने ये दिमाग लगाया और गैरिबाल्डी को बुलाया, ठीक है। गैरिबाल्डी से मित्रता की और गैरिबाल्डी से कहा कि आप जाइए किंगडम ऑफ टू सिसिलीज पे अटैक कीजिए, रेड शर्ट्स एंड हीरोज वाली आर्मी अपनी लीजिए और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज से स्पेनिश रूलर जो है उसको हटाइए और वो रीजन उठा के हमें पीडमोंट सार्डिनियन एम्पायर को दे दीजिए। गैरिबाल्डी ने जैसा कहा वैसा किया उसने, ठीक है। गैरिबाल्डी से जैसा कहा कैवूर ने, गैरिबाल्डी ने अपनी सेना उठाई, ठीक है। और फाइनली देखिए यहां पे एक बार और मैप जरा देख लीजिए, आपको ध्यान से थोड़ा सा और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए फाइनली गैरिबाल्डी ने जब अपनी सेना उठाई तो वो यहां से, याद रखिएगा, सार्डिनिया से इनको एक्सेस मिला, ठीक है। सार्डिनिया से एक्सेस मिला और सार्डिनिया से यहां से शिप्स के थ्रू सेल करके सिसिली से इधर से अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब एक अभी गैरिबाल्डी वाले में एक फेमस इंसिडेंट से भी इससे रिलेटेड आपको बताएंगे, एक अच्छी सी कहानी भी है इससे रिलेटेड, ठीक है। कि गैरिबाल्डी ने यहां से सार्डिनिया से चला और अपने शेल्स के साथ, शिप्स के साथ किंगडम ऑफ टू सिसिलीज पे अटैक किया और धीरे धीरे इस पूरे रीजन को जीत लिया, ध्यान रखिएगा। अब कैवूर ने कहा भाई आपने जीत लिया, मुबारक हो। अच्छा, फ्रांस क्या कैवूर को मतलब या पीडमोंट सार्डिनियन एम्पायर को कोई ब्लेम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों लोग अलग अलग आइडियोलॉजीज के हैं। कैवूर क्या कह देगा कि गैरिबाल्डी हमारे साथ है ही नहीं, गैरिबाल्डी तो रिवोल्यूशनरी है, एक क्रांतिकारी है, वो हमारे साथ हो ही नहीं सकता, हम तो मोनार्क हैं, तो हमारा तो विरोधी है। तो इस तरह से फ्रांस से दोस्ती कैवूर ने बचा ली। फ्रांस से दोस्ती किसने बचा ली बेटा? कैवूर ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फाइनली नीचे वाला रीजन भी जीत लिया। अब गैरिबाल्डी से कहा कि भैया लाके मर्ज कर दो, ठीक है, लाओ अब हमें हवाले कर दो हमारा रीजन, ठीक है। लेकिन गैरिबाल्डी ने मना कर दिया। रीजन, कैवूर जो था वो किस टाइप की गवर्नमेंट वहां पे स्टेबल करता? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और गैरिबाल्डी किस विचारधारा का था? रिपब्लिकन। तो गैरिबाल्डी नहीं चाहता था कि यहां पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को जीत रखा है। वहां पे गैरिबाल्डी चाहता था कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना बने, उसकी जगह रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने। तो उसने रिवोल्ट कर दिया, गैरिबाल्डी ने मना कर दिया। फाइनली कैवूर ने अपनी आर्मी ली और चढ़ाई की इसके ऊपर, गैरिबाल्डी ने तुरंत का तुरंत सरेंडर कर दिया बिना वॉर लड़े, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि गैरिबाल्डी की एक आइडियोलॉजी या एक विचारधारा तो पूरी हो रही थी ना। गैरिबाल्डी क्या चाहता था या मजीनी क्या चाहता था कि फॉरेन पावर्स यहां से इटली किंगडम से हट जाएं। तो फॉरेन पावर वहां से स्पेनिश रूलर जो था वाइप आउट हो गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और कैवूर की डेथ 1861 में हो गई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना 1861 में हो गई। इसकी मौत के पीछे भी एक कहानी अभी आपको हम बताएंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली के समय में। तो इस तरह से फाइनली उसने, कैवूर ने दो मेजर पार्टों को यूनिफाई कर दिया, ठीक है। देखिए अब बीच का मात्र एक रीजन आपका बचता है, पेपल स्टेट। कौन सा स्टेट? पेपल स्टेट मात्र बचता है, बाकी लगभग पूरा का पूरा इटली उसने, गैरिबाल्डी ने यूनिफाई कर लिया। देखिए नीचे वाला कैवूर ने, तो नीचे वाला कैवूर ने रीजन जीत लिया है, ठीक है, गैरिबाल्डी के द्वारा। ऊपर वाला जो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था वो भी पूरा जीत लिया है, ये पूरा, ठीक है। अब सिर्फ ये बचा है पेपल स्टेट, ठीक है। तो यही पेपल स्टेट ये पूरी तरह से इसको मर्ज नहीं कर पाता है, उससे पहले इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो फाइनली 90% इटली को उसने यूनिफाई कर दिया। किसने? काउंट कैमिलियो डी कैवूर ने, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 90% इटली को यूनिफाई कर दिया और उसी के बाद उसकी डेथ हो गई, ये ध्यान रखिएगा। ये आपके काउंट कैमिलियो डी कैवूर के बारे में बातें थी, ठीक है। इतना आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा इन लेक्चर्स को बार बार। और इस पे भी कैवूर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनने की उम्मीद रहती है, क्योंकि इसका यूनिफिकेशन 90% कंप्लीट होता है, ध्यान रखिएगा। तो इतने आप लोग, इनके जितने भी नोट्स हैं काउंट कैमिलियो डी कैवूर के बारे में, ये पूरा नोट्स अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा।